जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके बीच में उपस्थित हूं आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों, मैं उपस्थित हूं आज आपके कुछ चिंताओं को लेकर, आपके कुछ अधिकारों को लेकर, आपके पहचान को लेकर। दोस्तों, संविधान एक समझ के अंतर्गत हमारी अगली कड़ी नागरिकता के विषय पर आधारित होगी। लेकिन नागरिकता एक विशाल सेगमेंट है संविधान को लेकर, तो इस नाते हम नागरिकता को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि नागरिकता फर्स्ट के अंतर्गत हम एक वीडियो आपके सामने बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, पहले तो नागरिकता क्या है, जिस बात की परिभाषित करूं तो हम बताएंगे कि एक व्यक्ति किसी देश में व्यक्ति होने के साथ उस देश का मूल निवासी तभी माना जाएगा जब वह व्यक्ति उस देश का नागरिक हो। और एक व्यक्ति को नागरिकता के आधार पर ही उस देश की सभी राजनीतिक शक्तियों का उपयोग करने का अधिकार रहता है। उस देश की संप्रभुता का अधिकार रहता है। उस देश में लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने का अधिकार रहता है। तो दोस्तों, नागरिकता किसी भी व्यक्ति के लिए उसके अपने देश के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग भारत के नागरिक होने के साथ भारत के संविधानों का उपयोग कर पा रहे होंगे, संविधान में दिए हुए अधिकारों का उपयोग कर पा रहे होंगे। लेकिन यह सब कुछ इस लिए हो पा रहा है क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। दोस्तों, भारत की नागरिकता भारत के संविधान में उल्लेखित है और यह नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत तथा अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के अंतर्गत हमारे नागरिकों को प्रदान किया गया है। दोस्तों, नागरिकता के अमूमन 2 प्रकार होते हैं। एक एकहरी नागरिकता जिसे सिंगल सिटीजनशिप कहा जाता है, एक दोहरी नागरिकता जिसे डुअल सिटीजनशिप कहा जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि भारत की नागरिकता ब्रिटेन से प्रभावित है। ब्रिटेन की नागरिकता से हम नागरिकता ले पाए हैं। ब्रिटेन में भी एकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, और भारत में भी एकहरी और एकल नागरिकता है। दोस्तों, नागरिकता भारत में वर्ष 2019 से पूर्व सिर्फ भारत का एक ऐसा राज्य जम्मू कश्मीर जहां के निवासियों के पास 2 नागरिकता थी। एक जम्मू कश्मीर राज्य की नागरिकता और एक भारत सरकार की नागरिकता। लेकिन इसका समापन सन 2019 में तब कर दिया गया जब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, अब समस्त भारत के निवासियों के लिए, समस्त भारत के लोगों के लिए सिर्फ एक ही नागरिकता है जो एकल नागरिकता कहा जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जब हमारा संविधान निर्मित हो रहा था तो संविधान में जो कुछ भी अनुच्छेद दिए गए थे उस अनुच्छेदों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर पाए हैं। और यह बेहद इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जिसको परिभाषित करके आप जान सकते हैं कि हमारे मूल संविधान में नागरिकता के लिए क्या कही गई है। दोस्तों, ये नागरिकता के सारे व्यवस्था हमारे देश के गृह मंत्रालय द्वारा देखा जाता है, अर्थात नागरिकता गृह मंत्रालय का विषय है। और इस नागरिकता के अंतर्गत जो हमें 5 प्रकार अनुच्छेद के रूप में, 6 प्रकार अनुच्छेद के रूप में परिभाषित किए गए हैं, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का उल्लेख हुआ है, आज हम अपने वीडियो में मूल रूप से इसी को परिभाषित करेंगे दोस्तों। क्योंकि नागरिकता कैसे अर्जित की जा सकती है, नागरिकता कैसे समापन हो सकता है, ओसीआई के अंतर्गत दोहरी नागरिकता कौन प्राप्त कर सकता है, एक लंबी वीडियो होगी जो आगे की कड़ी में, आगे के पार्ट में आपको निश्चित तौर पे बताएंगे।
लेकिन यह वीडियो, यह पार्ट आपको पूरी तरह से जो नागरिकता के संबंध में संविधान में अनुच्छेदों का उल्लेख है, आज उसका हम परिभाषा आपके सामने दे पा रहे हैं। दोस्तों, इन अनुच्छेदों को आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको देखने को मिलेंगे जो शायद आपके समझ में न आ पा रही हो, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तो दोस्तों, हम चलते हैं अनुच्छेद 5 के तरफ, जो भाग 2 के अंतर्गत पहला नागरिकता का अनुच्छेद है। दोस्तों, अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत का नागरिक कौन होगा। यह देखने को शब्द ऐसा है कि भारत का नागरिक कौन होगा, तो इसके लिए हम 3 प्रकार से उल्लेख करते हुए देख पाते हैं। दोस्तों, पहला तो 1950 में जब संविधान लागू हो रही थी तो उस समय कहा जा रहा था कि भारत का नागरिक कौन होगा, तो पहला कहा गया था कि जिसका जन्म भारत में 5 वर्ष पूर्व हो गया हो, उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। दोस्तों, दूसरा कहा जाता है कि जिसके माता पिता या दादा दादी भारत के रहे होंगे, वह व्यक्ति भारत में रहते हुए भारत का नागरिक माना जाएगा। और तीसरा दोस्तों कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पहले भारत में जन्मा हो, भारत में रह रहा हो, उसे भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अर्थात पहले में 5 वर्ष पहले जन्मा हो, दूसरे में उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भारत का नागरिक हो, और तीसरे में संविधान लागू होने से पहले उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 5 के अंतर्गत उस समय यह परिभाषा दी गई कि कौन भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 पर देखते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से आने वाले लोग, अर्थात इसको 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, एक तो यह है कि पाकिस्तान से आने वाले 2 प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक यह है कि पहले इसमें डेट एक रखा गया है 19 जुलाई 1948, और 19 जुलाई 1948 के पहले और बाद 2 का उल्लेख किया गया है। जब हमारा विभाजन चल रहा था तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आए, बहुत सारे लोग 1948 से पहले आए, लेकिन एक डेट निश्चित किया गया 19 जुलाई 1948 को, और 19 जुलाई 1948 से पहले आने वाले को भारत का नागरिक मान लिया गया। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले भारत का नागरिक तभी रह सकते हैं जब भारत में वह 6 महीने तक निवास करेंगे, तब भारत की नागरिकता उन्हें प्रदान की जाएगी। दोस्तों, यह 6वां जो है पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए था। फिर 7वां हम देखते हैं। दोस्तों, जो अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान जाकर पुनः भारत लौटना चाहता हो, अर्थात इसका मैं अपने शब्दों में बताऊं कि ऐसा व्यक्ति जो बंटवारे के समय भारत से पाकिस्तान चला गया हो, लेकिन किसी परिस्थिति में पाकिस्तान उसको पसंद नहीं आया, पाकिस्तान रहने योग्य देश नहीं दिखा, और वह पुनः भारत लौटना चाहता है, तो दोस्तों उन व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी जो पाकिस्तान से जाकर पुनः भारत लौटना चाहते हैं, लेकिन वह भी जब तक भारत में 6 महीना रह नहीं जाते हैं तब तक भारत सरकार के द्वारा नागरिकता प्रदान नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये 7वां का उल्लेख था। 8वां कह रहा है कि भारत विभाजन से पूर्व भारत में जन्मा व्यक्ति किंतु विदेश में रहता हो। दोस्तों, अनुच्छेद 8वें को आप साधारण से शब्दों में समझेंगे तो यह कह रहा है कि भारत विभाजन से पूर्व यदि भारत में उस व्यक्ति का जन्म हो गया हो, लेकिन वह व्यक्ति अब भारत से बाहर रहता हो, तो उसको विदेश में रहते हुए भी भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। लेकिन वह व्यक्ति जिस देश में रहता हो उस देश में भारतीय काउंसिल से, भारतीय राजदूत के कार्यालय में वह रजिस्ट्रेशन करा चुका हो। दोस्तों,
और उसके माता पिता या दादा दादी का संबंध 1935 अधिनियम के अंतर्गत रहा हो तो ऐसे व्यक्ति भारत से बाहर रहकर भी भारत की नागरिकता ग्रहण करते रह सकते हैं। दोस्तों हम 9वें पर आते हैं। अनुच्छेद 9वां एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों अनुच्छेद 9वां कहता है कि भारत से बाहर की नागरिकता लेने पर, इसको मैं समझा दूं आपको कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वह भारत से बाहर की नागरिकता लेना चाहता है, अगर वह किसी दुनिया के देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाता है, अर्थात भारत की नागरिकता से वो वंचित हो जाता है। अनुच्छेद 9 कहता है कि भारत का कोई नागरिक दुनिया के किसी भी देश की अगर नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारत वाली नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, अर्थात उससे देश में नागरिक के तौर पर रहने का अधिकार समाप्त हो जाता है। मीन्स अनुच्छेद 9 के अंतर्गत नो एंट्री उसको मिल जाती है। मीन्स उसके लिए नो एंट्री हो जाती है भारत में रहना नागरिक के तौर पर, अर्थात कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता को ग्रहण करते हुए विदेश की नागरिकता को धारण नहीं कर सकता है। इसका प्रतिबंध अनुच्छेद 9 में किया गया है। दोस्तों हम 10वां देखते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि जो नागरिक है संसद के कानून बनाने तक नागरिकता उनकी बनी रहेगी। दोस्तों बता दूं आपको कि संसद के कानून बनाने तक नागरिकता उनकी बनी रहेगी। इस बात पर कई बार सुप्रीम कोर्ट में बहस हुआ है। दोस्तों यह अनुच्छेद यह कहता है, अनुच्छेद 10वां कहता है कि यदि कोई भारत का नागरिक है या नागरिक समझा जाता है, वह नागरिक तब तक रहेगा जब तक कि संसद कोई कानून न बना देती हो। लेकिन संसद के कानून बनाने से पूर्व अगर वह नागरिकता रखा हुआ है तो संसद उसकी नागरिकता समाप्त तभी कर सकती है जब संसद अनुच्छेद 11 का उल्लेख करे, अनुच्छेद 11 पर आधारित कोई कानून बनाए, तभी 10वां के अंतर्गत किसी की नागरिकता में कोई संशोधन करके नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 10 पर सुप्रीम कोर्ट का कई वाद आया है, जिसको लेकर कई कॉम्प्लिकेटेड मामले हैं, जिसमें किसी की नागरिकता आसानी से छीनी नहीं जा सकती है अनुच्छेद 10 के अंतर्गत। लेकिन अनुच्छेद 10 कहता है कि जो नागरिक हैं वो नागरिक बने रहेंगे और तब तक बने रहेंगे जब तक कि संसद कोई कानून या विधि न बनाता हो। दोस्तों हम अंतिम और 11वें अनुच्छेद पर चलते हैं। दोस्तों अंतिम और 11वां अनुच्छेद कहता है दोस्तों कि संसद नागरिकता अर्जन या समाप्ति के लिए कानून बना सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 11 दो कार्यों के लिए है। 11 दो कार्यों के लिए है। एक नागरिकता के प्राप्ति के लिए कानून बना सकता है और एक नागरिकता के समाप्ति के लिए कानून बना सकता है। 11 में दो बातों का उल्लेख जरूर से याद रखिएगा। जितना आपका अनुच्छेद 9 इंपॉर्टेंट था उतना ही अनुच्छेद 11 इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जहां नागरिकता आपकी अनुच्छेद 9 के अंतर्गत तब समाप्त हो रही थी जब आप विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ले रहे थे, और अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद आपकी नागरिकता को समाप्त करने की विधि या नागरिकता को प्राप्त करने की विधि बना सकती है। अर्थात अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में सभी प्रकार के अधिकार संसद को प्रदान कर दिए गए हैं। दोस्तों ये अनुच्छेद 5 से लेकर और 11 तक में जुड़े हुए विषय का उल्लेख था। मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आगे वाली वीडियो इसके बाद आपकी आनी है। अगला पार्ट आपके बीच में हम रखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके बीच में इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहले नागरिकता को समझने के लिए, नागरिकता को पढ़ने के लिए इन विषयों को आपके बीच में रखना जरूरी था, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे नागरिकता की प्राप्ति हो सकती है, कैसे उसकी समाप्ति हो सकती है, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा कार्य करेगा जिसके कारण उसकी नागरिकता भारत में समाप्त की जा सकती है या उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। दोस्तों नागरिकता के संबंध में कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि कौन सा प्रश्न आपके सामने ऐसे उलझन के रूप में है जिसको सुलझाना जरूरी है, या अपना सुझाव भेजना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताएं और हम आपके सुझावों का इंतजार करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा
आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।